Good afternoon, everyone. Myself Prashant Yadav from Gyandeep Senior Secondary Public School, शुकाबाद। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन कर चुके हैं। आज हम हमारी थर्ड यूनिट का रिवीजन करने वाले हैं। यूनिट थर्ड, जिसका नाम है ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक मूवमेंट को पढ़ने के लिए स्टूडेंट हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम इस चैप्टर में एंशिएंट ओलंपिक के बारे में जानेंगे और हम इस ओलंपिक में मॉडर्न ओलंपिक, हम दोनों तरीके के ओलंपिक के बारे में जानेंगे, एंशिएंट और मॉडर्न। अगर एंशिएंट ओलंपिक की बात की जाए स्टूडेंट, तो ये ओलंपिक जो है हमारा वो 76 BC में स्टार्ट हुआ, और मॉडर्न ओलंपिक की वही बात की जाए तो ये हमारा 1896 में स्टार्ट, 1896। हमारे जो एंशिएंट ओलंपिक थे वो 394 AD में खत्म हो गए, और हमारे जो मॉडर्न ओलंपिक हैं वो आज भी चल रहे हैं, स्टिल गोइंग ऑन। अगर देखें तो हमारे मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट कि इनको स्टार्ट करने वाला कौन है, इन ओलंपिक गेम्स को क्यों स्टार्ट किया गया, क्या पर्पस है इन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराने का, एक्सेट्रा। तो अगर हम एंशिएंट गेम्स की बात करें तो हमें कोई भी ऐसा नेम नहीं मिलता जिसके बारे में हम कह सकें कि इनकी वजह से ये गेम्स स्टार्ट हुए। मैंने आपको जब ये यूनिट पढ़ाई थी तो बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और उसमें ये बताया था कि हमारी सारी स्टोरीज में जो कॉमन निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था, ये जो गेम्स हैं वो मेमोरी ऑफ ज्यूस, जो कि भगवान है, गॉड ज्यूस, जो ग्रीक माइथोलॉजी के भगवान है, इनको किंग ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। ये सभी भगवानों के राजा हैं ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। ये सभी भगवानों के क्या हैं, राजा हैं। तो मैक्सिमम स्टोरीज हमारी जो बता रही थी वो यही बता रही थी कि इनकी मेमोरी में ये गेम स्टार्ट। वहीं अगर बात की जाए मॉडर्न ओलंपिक को, तो मॉडर्न ओलंपिक को स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है वो एक साइकोलॉजिस्ट को जाता है जिनका नाम है पेरी डे कोबार्टिन। पेरी डे कोबार्टिन एक पेरिस बॉर्न इंडिविजुअल थे जिनका जन्म पेरिस में हुआ था, और उनकी अथक मेहनत के बाद, यानी कि उनके हार्ड वर्क के बाद हम मॉडर्न ओलंपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। एंशिएंट ओलंपिक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एंशिएंट ओलंपिक 394 AD में खत्म हो गए, है ना। तो एक रोमन किंग था, रोमन किंग, जिसका नाम है थेराडियस सेकेंड। इसने क्या किया, ग्रीक को कैप्चर किया। ग्रीक को कैप्चर करने के बाद इसने वहां के स्टेडियम और उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये गेम खत्म। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आज भी चल रहे हैं, स्टिल गोइंग ऑन है। अगर हम बात करें स्टूडेंट, सबसे पहले कोई भी गेम जब स्पोर्ट्स इवेंट और स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसमें ओपनिंग सेरेमनी, है ना। अगर बात की जाए एंशिएंट ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी की, तो एंशिएंट ओलंपिक की सेरेमनी में क्या होता था, जो एथलीट था जो उन गेम में पार्टिसिपेट करना चाह रहा था, वो क्या करता था, वो
एरिना में, जिस जगह पे वो गेम ऑर्गेनाइज होने हुआ करते थे, उस एरिना में आने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देता था, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देता था, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी सिटी के बारे में बताता था, और जो वहाँ ऑडियंस हुआ करती थी या जो लोग उन गेम्स को देखने आए हुआ करते थे, वो क्या करते थे, एक्सेप्टेंस और डिनाई करते थे। अगर वो साइलेंट रहते थे तो उसको एक्सेप्टेंस यानी कि यस माना जाता था, साइलेंस को हम क्या मानते थे, यस, और अगर वो वर्बल कमेंट करते थे तो उसको नो माना जाता था, यानी कि वो इंडिविजुअल उन गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसके अलावा गॉड ज्यूस की जो स्टैचू हुआ करती थी, उसके सामने जो प्रीस्ट हुआ करते थे, पुजारी हुआ करते थे, वो पूजा करते थे और पिग को सैक्रिफाइस करते थे और उनसे प्रे किया करते थे कि जो भी है ये गेम से बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज। वहीं अगर मॉडर्न ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी की बात करें बेटा, तो मॉडर्न गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं बहुत सारी, ठीक है। उन कल्चरल एक्टिविटीज के बाद क्या होता है, सभी जो कंटिजेंट होते हैं यानी कि जो भी कंट्रीज होते हैं वो मार्च पास्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। मार्च पास्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। मार्च पास्ट के लिए कुछ नियम, मार्च पास्ट के लिए सिंपल सा नियम है, कौन सा कंट्री किस सीक्वेंस पे रहेगा ये डिपेंड करता है उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस पे स्टूडेंट, उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज रहते हैं उसी सीक्वेंस में हम कंट्री नेम के सीक्वेंस में ही उनको अरेंज करते हैं। लेकिन हमारा जो फ्रंट मार्चिंग ग्रुप रहेगा यानी कि सबसे आगे कौन सा ग्रुप रहेगा और सबसे लास्ट कौन सा ग्रुप रहेगा, इसके लिए कुछ नहीं है। सबसे आगे जो ग्रुप रहेगा वो ग्रीक रहेगा, क्योंकि ये जो गेम्स हैं वो एथेंस यानी कि ग्रीक से स्टार्ट है। और फर्स्ट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक भी कहाँ हुआ बेटा, एथेंस में। ये भी कहाँ है, तो हम जो प्रायोरिटी देते हैं मार्च पास्ट में वो ग्रीक कंट्री को देते हैं। जो ग्रीक कंट्री का जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आता है वो फ्रंट पे रहता है मार्चिंग में, और बाकी कंट्रीज अपने सीक्वेंस में रहते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीक्वेंस में रहते हैं। वहीं लास्ट की बात की जाए तो जो होस्ट रहेगा वो लास्ट रहेगा, होस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, लास्ट रहेगा। सपोज करिए इस बार जो ओलंपिक होने हैं वो टोक्यो में होने, टोक्यो मींस जो जापान का कंटिजेंट होगा यानी कि जापान का जो ग्रुप ऑफ एथलीट्स होगा वो क्या करेगा, वो क्लोजिंग से ओपनिंग सेरेमनी में सबसे लास्ट है। ये बात क्लियर है सभी को। सबसे पहले ग्रीक, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड देन आफ्टर होस्ट कंट्री। तो ये मार्चिंग का सीक्वेंस रहेगा। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि इस बार जो ग्रुप होता है, जैसे आपने देख रखा हो जब हम अपना स्पोर्ट्स वीक कराते हैं तो हमारे जो हाउस कैप्टन्स होते हैं स्कूल के, हाउस कैप्टन्स हमारे सैफरन व्हाइट और ग्रीन, तो वो हाउस कैप्टन क्या करते हैं, अपना अपना स्कूल का फ्लैग वियर करते हैं, है ना। और हमारा जो स्पोर्ट्स कैप्टन होता है जो स्कूल को रिप्रेजेंट करता है आउटसाइड एक्स्ट्रा कंपटीशन में, उसको हम स्कूल फ्लैग दे देते हैं, ठीक है। तो सेम क्या करते हैं, हर कंट्री भी अपने कुछ प्लेयर्स में से कुछ लोगों को फ्लैग वियरर बनाती है। ये भी एक ऑनर है यानी कि एक सम्मान है कि आपको अपनी कंट्री का फ्लैग वियर करने का राइट मिलता है। तो इस बार जो 2021 ओलंपिक होने वाले हैं इसमें इंडिया की तरफ से जो फ्लैग वियरर है वो एक मनप्रीत सिंह के बारे में बता दूं। मनप्रीत जो है वो करंट हॉकी इंडियन टीम के कैप्टन है। हमारी जो हॉकी टीम है, मेल हॉकी टीम, उसके कैप्टन है मनप्रीत। और दूसरी जो हमारी फ्लैग बियरर है वो है हमारी एम मैरी कॉम। एम मैरी कॉम के बारे में सभी जानते हैं कि एम मैरी कॉम इज अ 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और बॉक्सिंग में एक ये जाना माना नाम है। तो ये दोनों जो पर्सनैलिटीज हैं वो करंट 2021 ओलंपिक में फ्लैग बियर, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, रूल्स की बात करते हैं स्टूडेंट। रूल्स, तो यहां जो रूल्स था वो सिंपल सा था,
ओनली सिटीजन ऑफ ग्रीक, ओनली सिटीजन ऑफ ग्रीक, सिर्फ और सिर्फ ग्रीक के नागरिक ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। यहां पे पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड। लेकिन यहां क्या करना पड़ता है, बट दे हैव टू क्वालिफाई, उनको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओलंपिक क्वालिफिकेशन होते हैं, आप ओलंपिक क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई करिए और आपकी एलिजिबिलिटी किसके लिए बन जाएगी, है ना। बट आप टू टीम्स इन डबल इवेंट, सपोज करिए बैडमिंटन के हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्लेयर हैं, चाइना में भी बहुत अच्छे प्लेयर है, और भी कंट्रीज है जहाँ बैडमिंटन के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो बैडमिंटन की जो डबल्स की टीम आती है वो 2 आती हैं जापान से, ठीक है, क्योंकि वहाँ अच्छे प्लेयर्स हैं तो वो इजीली 2 टीमों को भेज सकते हैं। और वो सारे प्लेयर अगर किसी भी कंट्री की 4, 6, 8, 10 प्लेयरों ने क्वालिफाई कर लिया तो क्या है, ओलंपिक में लिमिट रहती है कि उस कंट्री के 2 ही लोग आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आते। ओनली 2 इंडिविजुअल इवेंट हो या ग्रुप इवेंट हो, उसमें 2-2 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और टीम इवेंट में आप सभी जानते हैं कि एक टीम आएगी। जैसे हॉकी की हर कंट्री से एक टीम आएगी, आप कितनी बार भी क्वालिफाई कर लें 2 टीमें नहीं आएंगी। होप सो स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आई हो कि आपको क्या बताना चाह रहा था। इसके अलावा यहाँ 9 मंथ की ट्रेनिंग हुआ करती थी बेटा स्पोर्ट्स इवेंट से पहले अपने होम टाउन में, 9 मंथ ट्रेनिंग होम टाउन में, और 1 मंथ ट्रेनिंग हुआ करती थी ओलंपिक में। यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ मॉडर्न टाइम में ट्रेनिंग साइकिल होते हैं। ट्रेनिंग साइकिल जो है हमारे माइक्रो, मीसो, मैक्रो, ठीक है। हमारे ये जो साइकिल है ये ट्रेनिंग साइकिल है, यानी कुछ लोग शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ट्रेनिंग करते हैं, बिल्कुल कुछ लोग मीडियम ड्यूरेशन के लिए ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग सालों के हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट में, यानी कि बड़े स्केल पे प्रिपरेशन करते हैं। तो ये हमारे रूल्स हैं। एमेच्योर लोग पार्टिसिपेट करते थे। एमेच्योर का पार्टिसिपेशन मींस सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करते थे जिनका पैसे से कुछ लेना देना नहीं हुआ करता था। लेकिन मॉडर्न टाइम में आप सभी जानते हो कि एक बार ओलंपिक मेडल लगने के बाद आपके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं रहती। फिर बात आती है बेटा अवार्ड्स की। अवार्ड में यहाँ पे फूड गेम्स, ऑलिव लीफ का क्राउन, बहुत फेमस है। यहाँ आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, और नेक्स्ट 5 को सर्टिफिकेट ऑफ ओनर या सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। जैसे आप सभी ने देख रखा हो कि हमारे जो एडमिन है सर मिस्टर आशीष गुप्ता, या हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सर आशीष सर, तो वो भी टाइम टू टाइम, या आप जब स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो हर इंडिविजुअल को एक सर्टिफिकेट ऑफ ओनर प्रोवाइड कराते हैं। जब आप सभी लोग किसी भी स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं उसके पीछे जो टोटल क्रेडिट जाता है वो आशीष सर को जाता है। तो वो काफ़ी मेहनत के साथ आपके सर्टिफिकेट्स को और मेडल्स को तैयार कराते हैं आपके लिए, ठीक है, और आपके उस मूवमेंट को वो एकदम स्पेशल बना देते हैं कि आप जितनी मेहनत करते हैं वो आपके बीच उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। सेम सीक्वेंस है, हम भी अपने यहाँ गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन मेडल देते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं सबको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है।
लेकिन ओलंपिक में क्या होता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उनको मेडल मिलते हैं, और नेक्स्ट 5 उनके बाद जो होते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है। तो ये अवार्ड स्कीम हो गई। एंशिएंट टाइम में क्या बताया स्टूडेंट मैंने, एंशिएंट टाइम में क्या हुआ करता था, एंशिएंट टाइम में फूड गेम्स दे देते थे, ऑलिव लीफ का क्राउन दे देते थे, और कुछ कैटल्स दे देते थे। इससे वो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट या अपने जीवन को अच्छे से यापन कर पाता था। ठीक है ना। यहाँ रूल्स में हम और भी कुछ लिख सकते हैं। एंशिएंट में कोई भी क्रिमिनल पर्सन ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करता। किसके ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर भी अगर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस है तो दैट इंडिविजुअल नॉट अलाउड इन एंशिएंट ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक, वो दोनों में से किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। ठीक है ना। तो अब बात आती है क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में क्या हुआ करता था स्टूडेंट, जो इंडिविजुअल जीतता था उसको अवार्ड हैंडल किया जाते थे, उसको एक क्राउन और थोड़ा सा स्पेशल फील कराया जाता था। यहाँ क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता है, क्लोजिंग सेरेमनी में मॉडर्न ओलंपिक में मार्च पास्ट होता है, क्लोजिंग मार्च पास्ट होता है। क्लोजिंग मार्च पास्ट में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनको मेडल मिलता है। यानी कि कई सारे डिसिप्लिन में गेम्स होते हैं, कई सारे गेम्स होते हैं, कई सारे गोल्ड मेडल मिलते हैं, कई सारे सिल्वर मेडल मिलते हैं, कई सारे ब्राउन मेडल मिलते हैं। तो जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, दो हु गॉट मेडल्स इन देयर इवेंट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन क्लोजिंग मार्च पास्ट। उन लोगों को क्लोजिंग मार्च पास्ट का पार्ट बनाया जाता है, और सेम सीक्वेंस मैंने जो अभी आपको बताया था। और लेकिन वहां फ्लैग बियरर वो ही रहेगा या वो इंडिविजुअल रहेगा जो ओलंपिक में मेडल को जीतेगा। ठीक है। अब कुछ बात की जाए अगर मॉडर्न ओलंपिक की, तो हमारे लिए जो सबसे पहला ओलंपिक में मेडल है वो 1928 के ओलंपिक में आया। 1928 के ओलंपिक में हमारे लिए फर्स्ट गोल्ड आया। इंडिया के लिए जो पहला गोल्ड आया वो कब आया, 1928 में। और ये लाई थी हमारी हॉकी टीम, और इस गोल्ड को लाने वाला कौन है, हॉकी टीम। इस टाइम जो हॉकी टीम थी और उसके जो कैप्टन थे उनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा एक फेमस हॉकी पर्सनालिटी है इंडिया के अंदर, और जिनकी कैप्टनसी में इंडियन टीम ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए गोल्ड दिया। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, कई ओलंपिक्स में हमारे गोल्ड रहे। इंडियन हॉकी टीम आज तक की डेट में स्टिल डेट ऑफ 2021 ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली हॉकी टीम। अगर क्वेश्चन आता है कि विच टीम वॉन हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड इन ओलंपिक, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इंडियन हॉकी टीम। ठीक है। हॉकी में इंडिया का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा हमारे पास टाइम में। प्रेजेंट में हॉकी इंडिया की कंडीशन थोड़ी सी खराब है। ठीक है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, अपनी सोसाइटी को ब्लेम कर सकते हैं। दोनों को ब्लेम करना बनता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी गेम्स को प्रमोट नहीं करती है और पॉलिटिक्स तो किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करती है, सिर्फ पॉलिटिक्स को ही प्रमोट करती है वो। तो धीरे धीरे रिसेंटली कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए गवर्नमेंट के द्वारा में भी, जिसकी वजह से। ठीक है। अगर बात की जाए फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल की, तो वो हमारे लिए जो सबसे पहला मेडल आया वो हमारा रेसलिंग में आया, और वो लाने वाले हैं खासावा जाधव। हमारा जो फर्स्ट ओलंपिक मेडल इंडिविजुअल गेम्स में आया वो रेसलिंग में आया, और लाने वाले हैं खासावा जाधव। खासावा जाधव एक रेसलर थे जिनको ओलंपिक में ब्राउन मेडल मिला, और ही इज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू गॉट ओलंपिक मेडल, जिनको ओलंपिक का पहला मेडल मिला, और ये मेल भी थे। अगर फीमेल एथलीट की बात की जाए तो कल्लम मल्लेश्वरी, जिनको करंट में साई का प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर किया गया था, सॉरी मैंने गलत बोला, कल्लम मल्लेश्वरी जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स हेड करंट में प्रमोट किया गया है, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स करंट हेड बनाया गया। कल्लम मल्लेश्वरी जो वेट लिफ्टर थी, उनका भी ओलंपिक में ब्राउन मेडल था, और ये फर्स्ट इंडिविजुअल थी जिन्होंने, फर्स्ट फीमेल इंडिविजुअल थी जिसने
इंडिया के लिए एक मेडल गेन किया। अब अगर बात की जाए कि इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाने वाले इंडिविजुअल कौन है, तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इंडिया के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड लाने वाले आज की डेट तक पहले और आखिरी इंडिविजुअल। ही इज स्टिल द फर्स्ट एंड लास्ट इंडिविजुअल हु गॉट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट। उन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में ओलंपिक मेडल लेके आए। वहीं अगर बात की जाए इंडिया के लिए मल्टीपल मेडल लाने वालों की कैटेगरी में, तो सुशील कुमार जो रेसलर थे, जिनके ऊपर अभी आपको पता है कुछ क्रिमिनल ऑफेंस आए हैं, और दूसरी हमारी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु भी हमारी सिल्वर मेडलिस्ट हैं, सुशील कुमार भी सिल्वर मेडलिस्ट, सिल्वर और ब्राउन दोनों मेडल हैं दोनों लोगों के पास। ठीक है, रिसेंट टाइम में हमारे जो फीमेल एथलीट है उन्होंने काफी अच्छा इंडिया के लिए ओलंपिक में किया है, और इस बार भी हमारी काफी अच्छी होप है उन्हीं लोगों। अब हम अगर नेक्स्ट बात करें बेटा, तो इसके अलावा किसी भी गेम को किस तरीके से ओलंपिक में इंक्लूड किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, मैंने बताया ओलंपिक गेम्स में जो करंट में जो बॉडी गवर्न है या ओलंपिक गेम्स को जो बॉडी कंट्रोल करती है उसका नाम है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हम इस चैप्टर में आगे की तरफ रिवाइज करेंगे, और इसके साथ साथ किसी कंट्री के लिए उसकी नेशनल बॉडी, इंडिया के लिए वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट, ठीक है, हमारे जो गेम्स हैं, ये जो ओलंपिक गेम्स है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, यहाँ जो ड्यूरेशन थी वो 6 डेज थी, और ये यहाँ ये ड्यूरेशन थी वो 5 डेज थी, और यहाँ ये ड्यूरेशन है वो 16 डेज है। हमारे मॉडर्न ओलंपिक 60 डेज के लिए मैक्सिमम ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 60, कम तो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा। कौन से गेम इंक्लूडेड रहेंगे ये आईओसी डिसाइड करेगा। ये जो इवेंट है वो हर 4 साल में होते हैं, यानी कि ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में एक बार गेम होता है ना। और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का जो ट्रेंड देखा गया है वो देखा गया है कि वो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हमारे लीप ईयर में होते हैं। जब 29 की फरवरी होगी तो उस ईयर में ओलंपिक गेम्स होंगे। 2022 में 2020 में होने थे, लेकिन वो पैंडेमिक कोविड की वजह से नहीं हुए, इस वजह से वो कब होंगे हमारे 2021 में। इसके अलावा एक चीज़, ये जो ओलंपिक इवेंट होते हैं इसको ऑर्गेनाइज करने वाला एक सिटी होता है। ठीक है, ओलंपिक गेम्स को कौन ऑर्गेनाइज करेगा? सिटी ऑर्गेनाइज करता है, कंट्री ऑर्गेनाइज नहीं करता है। एग्जांपल के लिए हमारे जो 2021 ओलंपिक है वो टोक्यो में होंगे, ना कि जापान में। हु इज ऑर्गेनाइजिंग और हु इज होस्टिंग ओलंपिक गेम 2021? तो राइट आंसर होगा हमारा टोक्यो। टोक्यो इज द कैपिटल सिटी ऑफ जापान, ठीक है ना, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है? टोक्यो। क्या रूल्स रहेंगे, कौन कंट्री पार्टिसिपेट कर सकती है, कौन सा प्लेयर पार्टिसिपेट करता है, ये सारे रूल्स हमारा आईओसी। तो हम आज की क्लास को यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसको रिवीजन के मोड में दोबारा से, यानी कि जो आगे का सिलेबस है नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को भी खत्म कर दें। तब तक के लिए स्टूडेंट गुड बाय, हैव अ नाइस डे।